हेलो फ्रेंड, वंस अगेन स्वागत है आपका राठौर इंग्लिश क्लासेस में। आज ये हमारी नेक्स्ट क्लास है फ्रेंड। इसमें हम कंडीशनल सेंटेंस से जुड़ी हुई एरर्स को देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस में आपको करा चुका हूँ, उसके वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। 3 प्रकार के मेनली कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनके आधार पे एरर्स को पूछा जाता है। आइए एरर्स में इनको कंडीशनल सेंटेंस को किस तरह से पूछते हैं ये देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेंड ये किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ये सारे सेंटेंस। पहला सेंटेंस आप देखें, इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड यू। ठीक है ना? यदि आपने मेरी मदद कर दी होती तो मैंने भी निश्चित रूप से आपकी मदद कर दी होती। कंडीशनल सेंटेंस का जो तीसरा प्रकार हमने देखा, इसमें जिस क्लॉज में कंडीशन आती है इसे हैड प्लस वी थ्री में लिखा जाता है। जैसे यहाँ इफ आ रहा है, यानी इसमें हैड प्लस वी थ्री आना चाहिए। और जो दूसरा सेंटेंस रहेगा, यानी ये वाला सेंटेंस जो है, इसमें वुड हैव प्लस वी थ्री आना चाहिए। ये वुड हैव और ये वी थ्री। तो ये कंडीशनल सेंटेंस के जो नियम है उसके हिसाब से बिल्कुल सही सेंटेंस है। इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस वी थ्री आ रहा है और दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस वी थ्री आ रहा है, यानी सेंटेंस बिल्कुल सही है। नो एरर वाला ऑप्शन आएगा इसमें। लास्ट ऑप्शन आप देखें तो डी वाला रहता है नो एरर। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सही सेंटेंस। सेकंड नंबर देखें, एज सुन एज वी विल रीच द हॉस्टल। ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। एज सुन एज वी विल रीच द हॉस्टल। और दूसरा सेंटेंस है वी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वी विल या वी सेल का शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है, यानी एपोस्ट्रॉफी लगा के डबल एल कर देते हैं। अब हम इसको वी सेल कहते हैं चाहे वी विल कहते हैं, एक ही बात। तो सेंटेंस है, एज सुन एज वी विल रीच द हॉस्टल वी विल इन्फॉर्म अवर पेरेंट्स। एज सुन एज का अर्थ होता है फ्रेंड ज्यों ही, ना ज्यों ही। ये इस एज सुन एज से कंडीशन को रखे जाए। ज्यों ही हम हॉस्टल पहुंच जाएंगे, है ना, फ्यूचर की बात चल रही। ज्यों ही हम हॉस्टल पहुंच जाएंगे हम अपने पेरेंट्स को यानी माता पिता को सूचना दे देंगे। देखिए दोनों ही बातें फ्यूचर की। ज्यों ही हम हॉस्टल पहुंच जाएंगे हम अपने पेरेंट्स को सूचना दे देंगे। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जब दोनों ही बातें फ्यूचर की होती हैं तो जिस क्लॉज में कंडीशन रखी जाती है, यहाँ कंडीशन रख रहे हैं एज सुन एज से, यानी ये वाला सेंटेंस को देखना है। उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखा जाता है, यानी कि उसमें विल सेल नहीं आता। तो विल अकेला हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। एरर, क्योंकि विल हटाना है यानी ये गलत है, तो एरर हम ए वाले हिस्से में मानेंगे। कई बार ये भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम ए को गलत माने कि बी को गलत माने। तो देखिए बी तो सही है। अगर विल हट जाएगा तो वी के बाद फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो जाएगा। तो गलती कहाँ कहलाएगी? ए वाले हिस्से में गलती। नेक्स्ट देखिए, अब ब्रोकन फ्रेंडशिप, है ना, एक टूटी हुई दोस्ती। ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और ये एडजेक्टिव का काम करता है बहुत बार। ठीक है ना, एक टूटी दोस्ती विल बी सोल्डर्ड बट विल नेवर बी साउंड। देखिए सोल्डर करना मतलब जैसे टाँका लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो रेडियो, टीवी वगैरह सुधारते हैं उनके पास एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट रहता है, जिससे वो उस टाँका लगाते हैं उस चीज़ को। ठीक है ना? इसको कहते हैं सोल्डर, यानी जोड़ना किसी चीज़ को, टाँका लगाना। एक टूटी हुई दोस्ती को जोड़ा जा सकता है बट विल नेवर बी साउंड। साउंड का अर्थ फ्रेंड एक तो ध्वनि या आवाज़ होता है, लेकिन इसका एक और अर्थ होता है मजबूत, ठोस। है ना? तो यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है, एक टूटी हुई दोस्ती को जोड़ा जा सकता है
लेकिन वो फिर कभी भी मजबूत नहीं होगी। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब इसमें गलती कहाँ है? तो फ्रेंड यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि टूटी हुई दोस्ती जुड़ जाए, हो सकता है कि जोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी वो कभी मजबूत नहीं होगी। तो संभावना की बात कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी के लिए विल नहीं लगाएँगे यहाँ पे, मे लगाना चाहिए। मे बी सोल्डर, पॉसिबिलिटी है। फोर्थ नंबर देखें फ्रेंड, हैड इट बीन अ वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए हैड यानी सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है और इसके बाद ये थर्ड फॉर्म के रूप में लिख रहे हैं बीन। टू बी वर्ब मैं आपको करा चुका हूँ। बी की थर्ड फॉर्म हो जाती है बीन। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, वाज वर सेकंड होती है और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म यानी ये पास्ट परफेक्ट है। दूसरी चीज हैड से शुरू हो रहा है यानी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, वो भी आ रहा है। इसका अर्थ है कि क्या अमेरिका कभी युद्ध में शामिल रहा है? क्या अमेरिका कभी युद्ध में शामिल रहा था? तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर और अर्थ दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी कि नो एरर आएगी, सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिफ्थ नंबर देखें फ्रेंड, डेमोक्रेटाइजेशन हैव ब्रॉट वर्कर्स द राइट टू स्ट्राइक एंड ज्वाइन अ ट्रेड यूनियन। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब है लोकतांत्रिकरण। लोकतांत्रिकरण ने मजदूरों को अधिकार दिया है कि वो हड़ताल कर सकते हैं और ट्रेड यूनियन में शामिल हो सकते हैं। ये तो हो गया अर्थ। एरर करने में फ्रेंड सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि उसका अर्थ निकालना है, सेंटेंस का अर्थ निकालना है, तभी आप एरर कर पाएंगे। अब अपन ग्रामर की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है डेमोक्रेटाइजेशन, ये सब्जेक्ट और ये एक वचन। एक वचन में फ्रेंड हैव नहीं लगाया जाता, यहाँ हैज आना चाहिए। डेमोक्रेटाइजेशन हैज ब्रॉट वर्कर्स द राइट। ठीक है ना, तो गलती हैज यानी ए वाले हिस्से में गलती। 6 नंबर देखें फ्रेंड, अनलेस मोहन टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ हिज हेल्थ। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। टेक केयर है ना, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। प्रॉपर यानी होता है उचित। ठीक है ना। अब पूरे का अर्थ निकालें तो इसका अर्थ हो जाएगा यदि मोहन अपने स्वास्थ्य की ठीक से देखभाल नहीं करेगा, ही विल नॉट रिकवर। यदि मोहन अपने स्वास्थ्य की ठीक से देखभाल नहीं करेगा तो वो ठीक नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि करेगा, नहीं होगा, दोनों ही बातें फ्यूचर की। यहाँ कंडीशन रख रहे हैं अनलेस से और इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिख रहे हैं, यानी ये बिल्कुल सही है। जब दोनों ही बातें फ्यूचर की होती हैं तो जिस क्लॉज में कंडीशन होती है उसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखना चाहिए। वैसा ही लिखा है, यानी सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर आएगी, कोई गलती नहीं। 7 नंबर देखिए, द बर्ड वुड हैव डाइड। देखिए वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इफ यू हैड कॉट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। कंडीशनल सेंटेंस का तीसरा प्रकार जो इसके पहले भी आया था, जिस क्लॉज में कंडीशन होती है उसमें हैड प्लस वी थ्री आना चाहिए। दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस वी थ्री आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन यानी जो दोनों नियम है वो फॉलो हो रहे हैं, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये भी नो एरर आई। हिंदी में अर्थ की बात करें तो इसका मतलब है कि पक्षी मर गया होता यदि आपने उसे पकड़ लिया होता। पक्षी मर गया होता यदि आपने उसे पकड़ लिया होता। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है फ्रेंड, इसमें भी नो एरर आई। 8 नंबर देखिए, माई पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स विल कम टू पिक यू। पिक करना मतलब लेने जाना, जब हम किसी को लेने जाते हैं तो उसे कहते हैं पिक करने जा रहे हैं।
एज सुन एज यू विल रीच मुंबई एयरपोर्ट, मेरे माता पिता और रिश्तेदार आपको लेने के लिए आएंगे जो ही आप मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों ही बातें फ्यूचर की हैं। मेरे माता पिता और रिश्तेदार आपको लेने के लिए आएंगे जो ही आप मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। कंडीशन क्या है? जो ही आप मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, फ्यूचर। लेकिन जिस क्लॉज में कंडीशन होती है इसे फ्यूचर में नहीं लिखा जाता, यहाँ विल कभी नहीं आता है। केवल विल हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सी वाला हिस्सा गलत है इसका। 9 नंबर देखें फ्रेंड, जैपनीज हैज बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज एट द यूनिवर्सिटी since the Asian Studies program was established. Japanese has become one of the most popular courses. अब इसका अर्थ निकालें तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कोर्सों में से एक। जापानी भाषा, अकेला जैपनीज लिखा है यानी जापानी भाषा की बात कर रहे हैं। जापानी भाषा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कोर्सेज में से एक बन गया है एट द यूनिवर्सिटी में। सिंस, जब से एशियन स्टडीज प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। जापानी भाषा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कोर्सों में से एक बन गई है जब से एशियन स्टडीज प्रोग्राम की स्थापना की गई। ये तो हो गया अर्थ। अब अपन ग्रामर की बात करें। फ्रेंड, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है। बिकम जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बिकम, सेकंड होती है बिकेम, और थर्ड भी बिकम ही होती है। यानी फर्स्ट और थर्ड एक सी होती है। फर्स्ट भी बिकम होती है, थर्ड भी बिकम होती है। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। बिकेम जो है ये सेकंड फॉर्म होती है। हैज़ हैव के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आता। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, देयर हैज़ बीन मैनी अर्थक्वेक्स इन कैलिफोर्निया इन द पास्ट 1 decade। इस सेंटेंस को समझना है फ्रेंड हमको, तो हम देयर वाले सेंटेंस क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं ये देखते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार देयर से सेंटेंस की शुरुआत होती है। खास तौर से किसी कहानी को आप पढ़ेंगे तो अक्सर देयर से ही शुरू होता है। जैसे लिखा रहता है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ लॉयन इन अ जंगल, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ब्राह्मण इन अ विलेज, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ मैन इन अ सिटी। देयर से शुरुआत क्यों करते हैं? तो उसका एक तो रीज़न ये होता है कि जब कोई कहानी में किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम अननोन चीज़ की बात कर रहे हैं, यानी जिसको हम बता रहे हैं वो नहीं जानता कि आप क्या कहना चाहते हैं और किसके बारे में कह रहे हैं। जब अननोन चीज़ की बात करते हैं तो देयर से शुरू करते हैं। दूसरा, कभी कभी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है कि सब्जेक्ट किसको बनाया जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी देयर को लिखा जाता है। अब देयर के बाद वर्ब कौन सी आएगी, एक वचन आए कि बहुवचन आए, ये कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे ये सेंटेंस देखें, देयर वाज अ किंग इन अ सिटी, तो यहाँ पे हम वाज लगाएं कि वर लगाएं, ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो इस तरह के सेंटेंस के लिए दो तीन चीज़ें खास खास ध्यान रखिए फ्रेंड्स। पहली चीज़, देयर का हिंदी में कोई मतलब नहीं निकलता, यानी इसका कोई भी अर्थ नहीं निकले। जब भी देयर से शुरुआत हो रही है तो देयर का कोई अर्थ नहीं होता। दूसरी चीज़, आप देखें कि ये जो वर्ब आ रही है इसके बाद एक नाउन आ रहा है, बस यही मेन चीज़ है। देयर वाले सेंटेंस में जो वर्ब के बाद नाउन आएगी इसके हिसाब से वर्ब लगाई जाती है। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर ये नाउन प्लूरल है, जैसे यहाँ देखिए मर्चेंट्स, देयर वर 2 merchants इन अ विलेज, तो देखिए यहाँ वर्ब जो आ रही है इसके बाद जो नाउन आ रहा है
ये बहुवचन है तो बहुवचन वर्ब आएगी। एक वचन है तो एक वचन वर्ब आएगी। ठीक है ना, इस तरह से देयर में वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अर्थ कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड, देयर वाले सेंटेंस जो रहते हैं, इनमें आप सेंटेंस को बिल्कुल उल्टा पढ़िए, यानी पीछे से पढ़िए। एक शहर में एक राजा था, उल्टा पढ़ेंगे। एक शहर में एक राजा था या राजा रहता था, ऐसा भी कह सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए, एक गांव में दो व्यापारी थे। एक गांव में दो व्यापारी थे या दो व्यापारी रहते थे, दोनों तरह से बोल सकते। पूरा उल्टा पढ़ेंगे और देयर को छोड़ देंगे, देयर का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब ये क्वेश्चन देखें फ्रेंड, देयर हैज बीन मैनी अर्थक्वेक्स इन कैलिफोर्निया इन पास्ट 1 decade। यहाँ देखिए आप, देयर के बाद हैज बीन है ना, हैज आ रहा है, और इसके बाद जो नाउन आ रहा है अर्थक्वेक्स, आप देख सकते हैं यहाँ एस लगा है, यानी कि ये बहुवचन है, तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी। तो हैज गलत है, यहाँ पे हैव आना चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक्स बहुवचन रूप में लिख रहा है। तो सही सेंटेंस होगा, देयर हैव बीन मैनी अर्थक्वेक्स इन कैलिफोर्निया इन द पास्ट 1 decade। पिछले एक दशक में कैलिफोर्निया में कई भूकंप आ चुके हैं। 11 नंबर देखिए फ्रेंड्स, सी हैज टॉक्ड टू सेवरल स्पेशलिस्ट अबाउट हर प्रॉब्लम। ठीक है ना, वह कई विशेषज्ञों से अपनी समस्या के बारे में बात कर चुकी है ना, इतना अर्थ हो गया। शी हैज टॉक्ड टू सेवरल स्पेशलिस्ट अबाउट हर प्रॉब्लम, बट नो बडी नो वाई शी इज सिक। लेकिन कोई नहीं जानता कि वह बीमार क्यों है। वह कई विशेषज्ञों से अपनी समस्या के बारे में बात कर चुकी है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि वो बीमार क्यों है ना। ये तो हो गया अर्थ। अब यहाँ पे गलती कहाँ पे? देखिए फ्रेंड, सिंपल सा फंडा है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में कोई चीज़ को लिखते हैं, तो एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे अपन कहें कि वह क्रिकेट खेलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, खेलता है, खाता है, जाता है। दूसरा, जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब में एस जोड़ा जाता है। जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट कहा जाएगा, सी सिंग्स सॉन्ग। ठीक है ना, ही ब्रिंग्स वेजिटेबल्स। तो एक वचन में क्या करते हैं, वर्ब में एस जोड़ देते हैं। ऐसे यहाँ पे आप देखें फ्रेंड, नो बडी नो, कोई नहीं जानता है, जानता है। जैसे क्रिकेट खेलता है फ्रेंड, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, ये जितने भी इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं। अगर इनडेफिनाइट प्रोनाउन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो प्रोनाउन के वीडियो को देखिए, उसमें इनडेफिनाइट प्रोनाउन को मैंने पूरा डिटेल में समझाया। समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, है ना, ये सारे इनडेफिनाइट प्रोनाउन है और इनको एक वचन माना जाता है। एक वचन माना जाता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नो में एस लगेगा। जैसे यहाँ प्ले में एस लग रहा है। नो बडी नोज वाई शी इज सिक, कोई नहीं जानता है कि वो बीमार क्यों। इफ यू हैड वेटिंग फॉर द बस, यदि आप बस का इंतजार कर रहे थे, यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी। यदि आप बस का इंतजार कर रहे थे तो ज़्यादा अच्छा होता कि आप टैक्सी ले लेते। ठीक है ना, ये तो हो गया इसका अर्थ। एक बेसिक फ्रेंड्स, एक बेसिक फंडा है, कभी भी हैज़, हैव या हैड आ रहा है तो इसके बाद V1+ing नहीं आता, थर्ड फॉर्म आती है और परफेक्ट टेंस होता है। परीक्षा में आपको गलती पहचानना है,
तो गलती तो पता लग गई कि ये ए वाला हिस्सा गलत। अब इसको सही करना है, तो हम इसको कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं, यानी हैड बीन कर दें तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इफ़ यू हैड बीन वेटिंग, है ना, ये सही तरीका होगा। यदि आप बस का इंतज़ार कर रहे थे तो ज़्यादा अच्छा होता कि टैक्सी ले लेते। 13 नंबर देखिए फ्रेंड, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मैंड हिज वेज। मैं उसकी मदद करूँगा, है ना, करूँगा बशर्ते, देखिए प्रोवाइडेड इफ़ के जैसा होता है, जैसे इसका अर्थ निकलता है बशर्ते, जैसे इफ़ का अर्थ निकलता है यदि। मैं उसकी मदद करूँगा बशर्ते कि वह अपना तरीका सुधार ले, यानी अपनी आदतें सुधार ले। मैंड इज वेज, ये फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है आदतें सुधारना। मैं उसकी मदद करूंगा बशर्ते कि वह अपनी आदतें सुधार ले। आप देख सकते हैं कि दोनों जगह विल लगा है, दोनों जगह फ्यूचर टेंस आ रहा है। कंडीशन आ रही है प्रोवाइडेड से, तो जिस क्लॉज में कंडीशन होती है उसमें विल सेल नहीं लगा। ही एक वचन है तो मैंड में एस लगाएंगे, मैंड्स। इफ ही मैंड्स हिज वेज, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखना है क्योंकि ये एक वचन है तो एस लगना चाहिए मैंड में। अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। सेम वही है, देखिए विल यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। पहली बात तो जिस क्लॉज में कंडीशन होती है उसमें विल नहीं आता। दूसरी चीज, अनलेस आता है तो नॉट तो वैसे भी नहीं आता, तो ये दोनों ही चीजें हटेंगी यहाँ से। विल नॉट पूरा हट जाएगा, और क्योंकि ये एक वचन है तो यहाँ भी वही टेक में एस लगेगा, टेक्स। अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। यदि वह अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेगा तो वो ठीक नहीं होगा। इफ आई हैड $1 million, इफ वाले क्लॉज में सेकंड फॉर्म, जो कंडीशनल सेंटेंस का पहला प्रकार हमने देखा। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस के वीडियो को नहीं देखा है तो इसको बार बार देखिए। पहला प्रकार जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस क्लॉज में कंडीशन आती है उसे सेकंड फॉर्म के साथ लिखते हैं। तो हैव की सेकंड फॉर्म हो गई हैड। दूसरे क्लॉज को हम वुड प्लस V1 में लिखते हैं, ये भी सही है, ये भी सही। हिंदी में इसका अर्थ है कि यदि मेरे पास $1 million होते, आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो मैं एक बड़ा मकान खरीदता। यदि मेरे पास $1 million होते तो मैं एक बड़ा मकान खरीद लेता। 16 नंबर देंगे फ्रेंड, अ बैड ट्री डज नॉट यील्ड्स गुड एप्पल्स। एक खराब पेड़ अच्छे सेब पैदा नहीं करता है। जब भी कभी फ्रेंड डज आता है तो वर्ब में एस नहीं लगाया जाता। वर्ब का एस ही तो हट जाता है जो डू में जुड़ जाता है, और डू से डज हो जाता है। बस यही गलती है कि यील्ड में एस नहीं आया। एक खराब पेड़ अच्छे से पैदा नहीं करता। ऑल गुड थिंग्स कम्स टू दोज हु वेट फॉर देम। सारी अच्छी चीज़ें उन्हें मिलती हैं जो उनका इंतजार करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ये है थिंग्स, बहुवचन है। जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो वर्ब में एस नहीं लगाया जाता, है ना। ही प्लेज क्रिकेट कहते हैं, लेकिन बहुवचन करते हैं वी प्ले क्रिकेट, तो वी कहेंगे तो फिर प्ले में एस नहीं आएगा। उसी तरह से यहाँ सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब में एस नहीं आएगा। कॉपरनिकस हैव कॉन्क्लूडेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन। कॉपरनिकस ने निष्कर्ष निकाला है कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है। पृथ्वी सूर्य के आसपास यानी परिक्रमा लगाती। फ्रेंड कॉपरनिकस एक साइंटिस्ट का नाम है, एक ही व्यक्ति है, और एक व्यक्ति यानी सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हैज लगाते, हैव नहीं लगाते, तो ये हैव गलत है। या तो हैव हटा दें तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ऐसे भी सही कर सकते।
फिलहाल की डेट में हैव गलत। अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। 1,000 मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है। अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। 1,000 मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है। शुरू क्या होती है? आ जर्नी। ये देखिए, ये जो बिगिन वर्ब है इसके लिए सब्जेक्ट जो है वो आ जर्नी है। आ जर्नी बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। एक यात्रा शुरू होती है एक कदम से, है ना। होती है, खाता है, जाता है, उस तरह का। तो देखिए, आ जर्नी एक वचन है तो बिगिन में एस लगेगा। जैसे अभी बताया ही प्लेज, ऐसी बिगिंस। A journey of 1,000 miles begins with a single step. 20 नंबर देखें फ्रेंड। पीपुल हु लिव्स इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। लोग जो कांच के घरों में रहते हैं, पीपुल हु लिव्स इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। लोग जो कांच के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये कहावत है ना। अब इसको ग्रामर को देखें। तो फ्रेंड, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, जैसे यहाँ लिखा है पीपुल, लोग जो रहते हैं, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है जो, जो मतलब कौन? लोग। तो हु जो है इनके लिए लगा रहे हैं, पीपुल के लिए। तो नियम ये होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसके बाद की जो ये वर्ब है ये इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आना चाहिए। यानी जो लिव है ये हम पीपुल के लिए लगा रहे हैं। इस तरह के सेंटेंस को पहचानने का बहुत आसान तरीका है फ्रेंड। इस बीच के रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दीजिए। अब आप देखिए तो पीपुल लिव्स, पीपुल एक बहुवचन नाउन है, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन होती है तो वर्ब में एस नहीं लगाया जाता। जैसे बहुत अभी सिंपल बहुत सारे उदाहरण मैंने बताया आपको। ही प्लेज क्रिकेट कहा जाता है, लेकिन वी प्लेज क्रिकेट नहीं कहा जाता। वी कहेंगे तो प्ले कहेंगे, फिर एस नहीं लगाएंगे। बस बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो लिव है ये अपन पीपुल के लिए लगा रहे हैं, हु अपन इसके लिए लगा रहे हैं, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो पीपुल के हिसाब से आएगी। बस ये एस हट जाएगा तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लोग जो कांच के घरों में रहते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। 21 नंबर देखें फ्रेंड। हिज मैटरनल अंकल हैव पास्ड अवे एट ग्वालियर इन मध्य प्रदेश। मैटरनल अंकल यानी हो जाता है मामा, यानी मदर की साइड से जो अंकल है, मामा भी हो सकते हैं, मौसा भी हो सकते हैं, गुजर गए हैं ग्वालियर में। ठीक है ना। तो अंकल एक ही है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, यहाँ हैज़ आना चाहिए। हैज़ पास्ड अवे। शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच न्यू दिल्ली स्टेशन। सेम वही चीज़ है, दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में। वो आपसे मिलने के लिए आएगी जो ही आप न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंच जाएंगे। कंडीशन क्या है कि जो ही आप पहुंच जाएंगे। तो जिस क्लॉज में कंडीशन होती है उसमें विल नहीं लगाते, इसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखना चाहिए। इफ आई हैव स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम। इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस V3 लिखा जाता है, और दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 लिखा जाता है। तो यहाँ हैव गलत है, इसकी जगह हैड आना चाहिए। यदि मैंने मेहनत से पढ़ाई कर ली होती तो मैं परीक्षा पास कर चुका होता, हो चुका होता ना। यदि मैंने मेहनत से पढ़ाई कर ली होती
तो मैं परीक्षा पास कर चुका होता। 24 नंबर देखें फ्रेंड, ऑल दो सी इज हंग्री शी विल गिव हर क्लासमेट्स सम ऑफ हर फूड। यद्यपि वह भूखी है तो भी वह अपनी क्लासमेट्स को अपने भोजन में से थोड़ा देगी। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, ये फ्यूचर इंडेफिनाइट है, ये बिल्कुल सही है सेंटेंस ना, नो एरर आई। इफ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन, हैड प्लस V3 जो इफ वाला क्लॉज है, यदि मैंने उस प्रमोशन को स्वीकार कर लिया होता, आई वुड हैव बीन वर्किंग इन मिलान टुडे। ये भी मैं आपको करा चुका हूँ कि वुड हैव बीन और प्लस V1 प्लस ING, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सही होता है। इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस V3 आ रहा है और दूसरे में वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, इस तरह से लिख सकते हैं V1 प्लस ING के साथ में। ऐसा अगर लिखा जा रहा है तो भी ये सेंटेंस सही माने जाते हैं। ये मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस के वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ, बता चुका हूँ। हिंदी में इसका अर्थ है यदि मैंने उस प्रमोशन को स्वीकार कर लिया होता तो आज मैं मिलान में काम कर रहा होता, कंटिन्यूअस फ्रेंड ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 26 नंबर देखते हैं फ्रेंड, बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड। बाय का अर्थ यहाँ पे निकलेगा तक, मेरे थिएटर पहुंचने तक, द शो हैड स्टार्टेड, शो शुरू हो चुका था। मेरे थिएटर पहुंचने तक शो शुरू हो चुका था। मेरे थिएटर पहुंचने तक शो शुरू हो चुका था, लेकिन शो पहले ही शुरू हो चुका था, तो हैड प्लस V3 आई और मैं बाद में पहुंचा। तो जो घटना बाद में हुई उसे पास्ट इंडेफिनाइट में लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैं आपको बाद में नोट कराऊंगा। तो ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल सही। 27 नंबर देखिए फ्रेंड, माय मैटरनल अंकल हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली। मेरे मैटरनल अंकल यानी मामा मौसा कोई भी हो सकता, दिल्ली में रह रहे सिंस 5 years। सिंस और फोर का प्रयोग मैंने आपको लिखाया है फ्रेंड। इसका सिंपल सा एक फंडा है, अगर कोई भी संख्या आए तो फॉर लगा दीजिए, संख्या नहीं आए तो सिंस लगा दीजिए। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो टेंस की जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो संख्या आ रही है 5, यानी सिंस गलत है, यहाँ पे फॉर आना चाहिए, फॉर 5 years। इफ़ ही विल प्रिपेयर अ लिटिल मोर, देखिए इफ वाले क्लॉज में विल नहीं आता, देखिए सैकड़ों एरर आती है इस तरह की। केवल विल हटाना है और प्रिपेयर में एस जोड़ना। इफ ही प्रिपेयर्स अ लिटिल मोर ही विल डेफिनेटली क्लियर द फर्स्ट राउंड ऑफ कॉम्पिटिशन। यदि वह थोड़ी सी और तैयारी करेगा तो वह निश्चित रूप से एग्जाम के पहले राउंड को पार कर लेगा। इफ ही फॉरगेट टू पे हिज रेंट हिज लैंड लेडी वुड सेंड हिम रिमाइंडर। जिस क्लॉज में कंडीशन होती है उसे सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। फॉरगेट नहीं आएगा, फॉरगॉट सेकंड फॉर्म आएगी। यदि वह अपना किराया देना भूल जाता तो उसकी लैंड लेडी यानी मकान मालकिन उसे रिमाइंडर भेजती। जिस क्लॉज में कंडीशन होती है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, दूसरे में वुड प्लस V1 आता है। देखिए इस स्ट्रक्चर के आधार पर देखें तो ये गलत है। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, सेकंड फॉर्म आएगी फॉरगॉट। 30 नंबर देखें फ्रेंड, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड हैव डन अ लॉट ऑफ चैरिटी टू द पुअर एंड हैंडीकैप्ड पीपल। यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं गरीब और विकलांग लोगों के लिए बहुत सारा दान देता। इफ वाले क्लॉज में देखिए फ्रेंड अभी जो हमने करा वही स्ट्रक्चर है, सेकंड फॉर्म आ रही है। तो दूसरे क्लॉज में
वुड प्लस V1 आना चाहिए, ये गलत। वुड प्लस V1 यानी वुड डू आएगा यहाँ पे। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड डू अ लॉट ऑफ चैरिटी। जिस क्लॉज में सेकंड फॉर्म आएगी पहले क्लॉज में, यानी जिस क्लॉज में कंडीशन है, तो दूसरे में वुड प्लस V1 आना चाहिए। इफ सी हैड वर्कड हार्ड, देखिए हैड प्लस V3 आता है, या तो हैड प्लस V3, अगर ये हैड प्लस V3 आता है तो फिर वुड हैव प्लस V3 आता है। या तो ऐसा होगा कि सेकंड फॉर्म आएगी तो वुड प्लस V1 आएगा, या हैड प्लस V3 आएगा तो वुड हैव प्लस V3 आएगा। ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ हैव की जगह हैड आना चाहिए। यदि उसने मेहनत कर ली होती तो वो यूनिवर्सिटी में टॉप कर चुकी होती। यदि उसने मेहनत कर ली होती तो वो यूनिवर्सिटी में टॉप कर चुकी होती। 32 नंबर देखें फ्रेंड, इफ ही ड्राइव्स फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन ऑन टाइम। यदि वह तेज गाड़ी चलाएगा तो वह समय से स्टेशन पहुंच सकता है। कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। यदि वह तेज गाड़ी चलाएगा तो वो स्टेशन समय से पहुंच सकता है कह रहे हैं, तो कैन लगाएंगे, बिल्कुल सही। इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस लास्ट 20 days। अभी मैंने आपको बताया था कि संख्या आती है तो सिंस नहीं लगाते, फॉर लगाते। यहाँ पे संख्या आ रही है 20, 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या आए तो फॉर लगाना है, फिर सिंस नहीं लगाना। इसका हिंदी में अर्थ है कि पिछले 20 दिनों से लगातार बारिश हो रही। पिछले 20 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 34 नंबर देखें, अनलेस देयर इज नॉट एन इमरजेंसी एट होम आई डू नॉट टेक लीव एंड सिट एट होम। यदि घर पर कोई इमरजेंसी नहीं होती है तो मैं छुट्टी लेकर घर पर नहीं बैठता हूँ। अनलेस का मतलब ही होता है फ्रेंड इफ नॉट। इफ नॉट, अनलेस वाले क्लॉज में कभी भी नॉट नहीं लगाया जाता। यदि घर पर कोई इमरजेंसी नहीं होती है तो मैं छुट्टी लेकर घर पर नहीं बैठता हूँ। केवल नॉट हट जाएगा तो सही हो जाएगा। इफ आई हैड नॉट टोल्ड सारा द एड्रेस, इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस V3। इफ आई हैड नॉट टोल्ड सारा द एड्रेस शी वुड नॉट हैव फाउंड योर लोकल रेसिडेंस। यदि मैंने सारा को आपका पता नहीं बता दिया होता तो उसने आपका स्थानीय घर नहीं ढूंढ लिया होता। इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस V3 आ रहा है, दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 आ रहा है, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही है। नो एरर आएगी यहाँ पे, कोई गलती नहीं। 36 नंबर देखें फ्रेंड, मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग्स हैव फॉल्स फ्लोर्स। आधुनिक ऑफिस की इमारतों में फॉल्स फ्लोर्स होती हैं। फॉल्स फ्लोर्स का मतलब होता है फ्रेंड, जो हम मकान जब बनता है तो सीमेंट की एक फ्लोर होती है, यानी जो फर्श रहता है सीमेंट का रहता है। इसके ऊपर आजकल हम एक टाइल्स लगा करके दूसरा फ्लोर बनाते हैं, यानी फ्लोर के ऊपर एक दूसरा फ्लोर होता है। कई बार इस फ्लोर के बीच में ये जो टाइल्स या कोई चीज़ लगाई जाती है जो काफ़ी मोटी होती है, इतनी मोटी, इसके बीच में जगह छोड़ देते हैं या पाइप लगा देते हैं, ताकि बाद में कभी आपको तार डालना है या कोई पाइप लाइन बिछाना है, यानी पानी का पाइप डालना है, तो फिर से खोदना नहीं पड़े। तो ये दोबारा से जो फ्लोरिंग की जाती है इसे फॉल्स फ्लोर कहा जाता है। इसी तरह से सीलिंग भी बनाई जाती है, यानी छत। सामान्य रूप से मकान जब बनता है तो छत तो वो सीमेंट की होती है, लेकिन उसके नीचे एक और सीलिंग बना देते हैं आजकल, लकड़ी की भी बनती है और बहुत तरह की बनती है, उसे फॉल्स सीलिंग कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि आधुनिक ऑफिस की इमारतों में फॉल्स फ्लोर्स होती हैं,
अंडर विच, अंडर यानी होता नीचे, जिसके नीचे कंप्यूटर एंड फोन वायर्स कैन बी ले, जिसके नीचे कंप्यूटर और फोन के तारों को बिछाया जा सकता है ना। ये तो हो गया इसका अर्थ। फ्रेंड, इस सेंटेंस को समझने के लिए हमको इन वर्ब्स को पहले समझना पड़ेगा। देखिए, ये जो लाए और ये लाए, ये दोनों एक सी हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग वर्ब हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं। ये तीनों वर्ब जो हैं, जैसे इनका आप देखें तो इन दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक जैसी है, इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी फर्स्ट फॉर्म एक जैसी है, और इनकी सेकंड और थर्ड अलग अलग है, इनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग। तो जब एग्जाम में इनको पूछते हैं तो स्टूडेंट्स को यदि पता नहीं है तो वो तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि क्या हो रहा है। और जिनको पता भी है, कई बार वो भूल ही जाते हैं कि इसकी सेकंड कौन सी और इसकी सेकंड कौन सी। इन वर्ब्स को नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से इनको याद कर लीजिए। पहली जो वर्ब है लाई, ले, लैन। लाई का मतलब निकलता है लेटना, जैसे आप कभी बिस्तर पर लेट जाते, लेटना ना, जैसे ही इज लाइंग ऑन द बेड, LIE। जब इसको आप V1+ING करेंगे तो इसको फिर वाई कर देते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखिए, ही इज लाइंग ऑन द बेड, LIE है, लेकिन जब ING लगाएंगे तो फिर वाई कर देते हैं, लाइंग, ही इज लाइंग ऑन द बेड, मतलब वह बिस्तर पर लेटा है। तो लाई का मतलब है तो लेटना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ले और थर्ड होती लैन। ये वाले लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है ना, झूठ बोलना। टेल अ लाई भी बोला जाता है, ही इज टेलिंग अ लाई, ही इज लाइंग भी कह सकते हैं, एक ही बात। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है LIED, लाई, लाइड, लाइड। और ये जो तीसरा है friend, इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। इसका अर्थ लिटाना, बिछाना, डालना, या कोई पक्षी अंडे देता है उसको भी इस तरह से कहते हैं। ले, लैड, लैड, फर्स्ट फॉर्म होती है ले, सेकंड होती है लैड और थर्ड भी होती है लैड। तो तीनों अलग अलग। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आधुनिक ऑफिस की इमारतों में फॉल्स फ्लोर्स होती हैं, जिनके नीचे से कंप्यूटर और फोन के तारों को बिछाया जा सकता है। बिछाना कह रहे हैं। देखिए, मॉडल वर्ब है कैन, बी लगा के थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पेसिव का स्ट्रक्चर है। बिछाया जा सकता है पेसिव वॉइस, यानी थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये ले जो है फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी लेड, फोन वायर्स कैन बी लेड, ये होना चाहिए। द ऑटोप्सी revealed that his murderer had struck him on the head with an iron bar। फ्रेंड, ऑटोप्सी का मतलब होता है जो सामान्य बोलचाल में हम पोस्टमार्टम कहते हैं ना। पोस्टमार्टम यानी जब मरने के बाद ऑपरेशन किया जाता है तो उसे पोस्टमार्टम कहते हैं। इसे ऑटोप्सी भी कहा जाता है। तो इसका अर्थ देखिए, ऑटोप्सी ने खुलासा किया कि उसके हत्यारे ने उसके सर पर वार किया था एक लोहे की छड़ से। वार यानी होता है छड़, ठीक है ना। उसके हत्यारे ने उसके सर पर वार किया था एक लोहे की छड़ से। हेड के बाद फ्रेंड थर्ड फॉर्म आती है स्ट्राइक, यानी हमला करना भी होता है, आक्रमण करना होता है। सेकंड फॉर्म होती है स्ट्रक, और थर्ड भी यही होती है स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। ये गलत है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी स्ट्रक। हैड स्ट्रक हिम
ऑन द हेड विद एन आयरन बार। 38 नंबर देखें फ्रेंड, ऑल चार्जेस अगेंस्ट देम वर विड्रू आफ्टर द प्रोसिक्यूशन केस कोलैप्स्ड। प्रोसिक्यूशन के केस के खारिज हो जाने के बाद उसके खिलाफ सारे आरोप वापस ले लिए गए, है ना। चार्जेस यानी आरोप वापस ले लिए गए। देखिए वर्क के बाद विड्रू सेकंड फॉर्म है जो कभी भी नहीं आ सकती। फर्स्ट फॉर्म होती है विड्रॉ, सेकंड फॉर्म होती है विड्रू और थर्ड फॉर्म होती है विड्रॉन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। वाज वर्क के बाद देखिए वाज वर्क स्वयं ही सेकंड फॉर्म है, तो दो सेकंड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती। ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये तो कभी संभव ही नहीं। हाँ, थर्ड फॉर्म आती है पेसिव वॉइस में, यहाँ पेसिव वॉइस ये, तो थर्ड फॉर्म आएगी विड्रॉन। ऑल चार्जेस अगेंस्ट हिम वर विड्रॉन, उसके खिलाफ सारे आरोप वापस ले लिए गए। 39 देखे फ्रेंड, इफ यू हैड रिवाइज्ड ऑल योर आंसर्स यू मे गो टू बेड। इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ निकल रहा है कि यदि आपने अपने सारे आंसर्स का रिवीजन कर लिया है तो आप घर जा सकते हैं। यू मे गो टू बेड यानी आप सो सकते हैं, परमिशन दे रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अपन परमिशन दे रहे हैं कि यदि आपने अपना काम खत्म कर लिया तो आप घर जा सकते हैं। यू मे गो टू होम, यू मे गो होम। अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि बात प्रेजेंट की होना चाहिए, हैड नहीं, यहाँ पे हैव आना चाहिए। इफ यू हैव रिवाइज्ड ऑल योर आंसर्स यू मे गो टू बेड। यदि आपने अपने सारे आंसर्स को रिवाइज कर लिया है तो आप सो सकते हैं। अब हम फ्रेंड 40 नंबर और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत सारी एरर्स हम करेंगे। छोटे छोटे वीडियो रहते हैं तो वो बोरिंग नहीं होते, समझ में भी अच्छे से आता है। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू हैंडल दीज केमिकल्स अनलेस दे आर नॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए टीचर। छात्रों को अनुमति नहीं है इन केमिकल्स का उपयोग करने की, अनलेस यदि, यदि नहीं, इफ नॉट, अनलेस दे आर नॉट इस सेंटेंस का अर्थ देखिए फ्रेंड, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू हैंडल दीज केमिकल्स। छात्रों को अनुमति नहीं है इन केमिकल्स को हैंडल करने की यानी उपयोग करने की, अनलेस दे आर नॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। यदि वे किसी शिक्षक के सुपरविजन यानी निरीक्षण में नहीं है, किसी शिक्षक के निरीक्षण में यानी निगरानी में नहीं है, तो छात्रों को अनुमति नहीं है इन केमिकल्स को हैंडल करने की। बहुत सिंपल सा एरर है इसमें, अनलेस आ रहा है तो नॉट कभी नहीं आ सकता। अनलेस वाले क्लॉज में नॉट नहीं लगाया जाता फ्रेंड, अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट। एरर्स बहुत ज़्यादा कठिन किसी भी एग्जाम में नहीं आते, हमेशा बेसिक्स को पूछते हैं, फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं कि नहीं। तो सबसे बेसिक बात तो यही है कि अर्थ निकालना हमें आना चाहिए। जिस दिन आपको अर्थ निकालना आ जाएगा, आप मान के चलिए कि 80% तो आपकी समस्या वहीं ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी एरर्स तो आप पढ़ के ही समझ जाएंगे कि ये गलत या कहाँ पे गलत। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलते हैं।